Hello everyone. Welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. This is our session of OLET Top Up, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस अक्सर OLET एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपका स्लैट एग्जाम हो, चाहे वो आपका LSAT एग्जाम हो, चाहे वो नार्सी मॉन्जी का लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो या आपका MHSET का एग्जाम हो, जो भी टाइप के क्वेश्चंस आपके लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आते हैं OLET एग्जाम से रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इस सेशन में हम लोग वो सब तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, पैसेज या प्रिंसिपल को एनालाइज करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को फिगर आउट करना होगा। सो लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दैट इज, प्रिंसिपल ये कहता है कि एन इंडियन सिटीजन अगर वो कमिट करता है कोई भी ऑफेंस इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड इन एनी अदर कंट्री विल स्टिल बी लायबल टू ट्राइड इन इंडिया। तो मतलब कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन जो है, जो कि इंडियन सिटीजन्स आर ऑलवेज गवर्न्ड बाय इंडियन पीनल कोड, अगर वो दूसरी कंट्री में जाके क्राइम भी करते हैं तो उस केस में यहां पर उनको अपनी कंट्री में इंडियन पीनल कोड में सजा मिलनी चाहिए। फैक्ट स्टोरी के कहते हैं कि वैभव एक इंडियन सिटीजन है जिसने एक मर्डर कमिट किया है यूएसए में, विच इज नॉट एन ऑफेंस इन यूएसए। तो क्या इस केस में वैभव को इंडिया में सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो एज पर द पैसेज ने कहा कि अगर किसी और कंट्री में भी क्राइम करते हैं, इट स्टिल बी लायबल दैट ही ट्राइड इन इंडिया। तो माना यूएसए में कोई सजा नहीं मिलेगी लेकिन इंडिया में वैभव को सजा मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली वैभव इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड कैन बी ट्राइड इन इंडिया irrespective of the fact that murder is not an offense in US, considerable option. बी कहता है वैभव गिल्टी ही नहीं है मर्डर के इंडिया में, तो ये तो टोटली आपका आउटसाइड द परव्यू चला जाएगा आंसर। सी ने कहा वैभव गिल्टी है ही नहीं मर्डर के बिकॉज इट वाज नॉट कमिटेड इन इंडिया, तो ये भी आपका गलत आंसर है। एंड डी ऑब्वियसली नन लिखा है, दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस। Another type of question, willful rash driving is an offense. तो जब भी आप जानबूझकर rash और negligent driving करेंगे तो इंडिया में उसको एक offense माना जाता है। Mr. Tiwari was driving his car in the drunken state. He was drinking driving his car. पुलिस ने उनको बुक किया किस ऑफेंस में? विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग में। तो विलफुल नेग्लिजेंट ड्राइविंग यहां पर नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि जो तिवारी जी हैं वो ड्रंक एंड ड्राइविंग कर रहे थे। तो ड्रंक एंड ड्राइविंग से हम ये खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि डेफिनेटली वो नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग भी कर रहे थे। तो इस केस में यहां पर आपसे पूछा गया इज द एक्ट ऑफ पुलिस लॉफुल, तो करेक्ट आंसर हमेशा नो से निकलना चाहिए इस वाले टाइप के क्वेश्चन में। तो यहां पर आपका सी और डी आपका इनकरेक्ट आंसर में चला जाएगा। नो, दिस इज नॉट अ नेग्लिजेंट एक्ट। नो, बिकॉज तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ओनली ड्रंक वाइल ड्राइविंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। जबकि बी ने कहा कि ये नेग्लिजेंट एक्ट है ही नहीं। नेग्लिजेंस तो है ड्रंक एंड ड्राइविंग, लेकिन ड्रंक एंड ड्राइविंग से क्वेश्चन में जब तक नहीं लिखा तो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि ड्रंक एंड ड्राइविंग के अलावा वो रैश ड्राइविंग भी कर रहे थे। दैट विल मेक ए ओनली द करेक्ट आंसर चॉइस। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि मैरिंग वंस अगेन ड्यूरिंग द सस्टेनेंस ऑफ अर्लियर मैरिज इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर लॉ। तो मतलब कि यहां पर ये ऑफेंस की बात कर रहा है जो ऑफेंस होता है आपका बाइगेमी। तो मतलब कि अगर आपकी ऑलरेडी एक शादी हुई है और अभी तक वो शादी से आपका जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स नहीं हुआ है, तो आप दूसरी शादी करेंगे तो उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है, जिस ऑफेंस का नाम होता है बाइगेमी। तो कुमार एंड पूजा की शादी हुई है, आर मैरिड फॉर द लास्ट 4 years, 4 साल से उनकी शादी हुई है। पूजा का एक एक्सीडेंट होता है और पूजा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। 50 days लैप्स हो गए हैं और अभी तक उसकी कंडीशन खराब है, हॉस्पिटल में है पूजा। द डॉक्टर सेड कि उसका सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत कम चांसेस हैं कि पूजा जिंदा बचेगी। कुमार एंड पूजा हैव अ यंग किड एज्ड 8 months, इन दोनों का एक बच्चा है जो 8 महीने का बच्चा है। As there is nobody to take care of child, Mr. Kumar asked his friend, it's Mrs. Lata to take care of the kid. तो कुमार ने अपनी दोस्त लता को बोला कि तुम मेरे 8 महीने के बच्चे का ध्यान रखो क्योंकि जो इसकी मम्मी है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। She imposed a condition that she would take care. लता ने कहा कि मैं तब आपके बच्चे का ध्यान रखूंगी अगर, कुमार को बोला कि अगर आप मुझसे शादी करोगे। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस कुमार ने लता से शादी कर ली। तो अब क्योंकि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, माना उसकी वाइफ जो है उसका सर्वाइवल का चांस कम है, लेकिन अभी तक वो मरी नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो दैट विल मेक कुमार पनिशेबल फॉर बाइगेमी। लता फोर्स्ड कुमार टू मैरी, सो मिस्टर कुमार हैज नॉट कमिटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दूसरा वाला बंदा फोर्स करता है और फिर आप बाइगेमी करोगे तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बी कहता है कुमार हेल्पलेस था इस सिचुएशन में, तो इसलिए ये नहीं, उसने कोई क्राइम नहीं किया।
कुमार ने जब शादी की लता से तो उसने ऑफेंस कमिट किया। बाइगेमी का दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी आपको ओलेट एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर जो आपका पैसेज होता है, अनलाइक क्लैट में जैसे एक लॉन्ग पैसेजेस आपको गिवन होते हैं फॉलोड बाय 4-5 क्वेश्चंस ऑन दैट पैसेज, यहां पर आपके ओलेट एग्जाम्स में आपको एक प्रिंसिपल गिवन होता है, एक शॉर्ट पैराग्राफ गिवन होता है जहां पर कोई ना कोई लॉ पॉइंट आपको गिवन होगा। आपका काम यह होगा कि उस लॉ पॉइंट को आपने गिवन फैक्ट्स पर, गिवन स्टोरी पर अप्लाई करके करेक्ट आंसर को फिगर आउट करना होगा। अनदर क्वेश्चन, ट्रेसपासिंग डजंट रिक्वायर इंटेंशन। ट्रेसपासिंग के लिए कोई इंटेंशन जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप नेग्लिजेंटली भी किसी के घर में ट्रेसपास कर रहे हो, गलती से आप ट्रेसपास कर रहे हो, तब भी ट्रेसपासिंग तो माना जाएगा। As long as the person enters into another's property without the lawful justification, मतलब कि अगर आपके पास कोई lawful justification नहीं है, मतलब कि आपके पास किसी की प्रॉपर्टी में घुसने का कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तो उस केस में आपका ये ऑफेंस ट्रेसपास में जाएगा। एम स्ट्रॉलिंग पार्क एडजेसेंट टू जेड्स गार्डन। तो एम क्या कर रहा था, घूम रहा था एक पार्क में जो कि जेड के गार्डन के ऑपोजिट है, आसपास है, एडजेसेंट था। इट हैज नो बाउंड्री। अब क्या था कि जो जेड का गार्डन था वो यहां था, जो पार्क था वो यहां था जहां पे एम घूम रहा था, और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री थी वो एज सच मार्क्ड नहीं थी बाउंड्री। एम की जो आईसाइट थी वो थोड़ी सी वीक थी, एम की नजर कमजोर थी, और वॉक करते करते, पार्क में वॉक करते करते वो उसके गार्डन में भी पहुंच गया। स्केयरिंग द रैबिट्स दैट वर गेजिंग देयर। इज एम गिल्टी ऑफ ट्रेसपासिंग? और वहां पर जो जेड के गार्डन में कुछ रैबिट्स थे और वो भी इस चक्कर में घबरा गए और वो घूमते घूमते ना देखने के चक्कर में जेड के गार्डन में घुस गया। तो क्या इसको ट्रेसपासिंग माना जाएगा? As the passage suggests कि trespassing doesn't require intention, तो मतलब अगर आप नेग्लिजेंटली भी ट्रेसपास कर रहे हो बॉस, तो वो भी ट्रेसपासिंग में ही आना चाहिए। तो इस केस में आंसर होगा नो, एम डिड नॉट कॉज एनी हार्म, इनकरेक्ट आंसर। No, M did not intend to trespass, another incorrect answer. C ने कहा yes, even though he entered unknowingly, yes, it's a crime. D कहता है yes, Z suffered a major damage due to M. तो यहाँ पे क्या, अब आपको लगेगा D भी सही आंसर है, C भी सही आंसर है, लेकिन डैमेज का जिक्र क्योंकि पैराग्राफ में नहीं है, आपके प्रिंसिपल में डैमेज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, that will make C the correct answer choice. There is no right of private defense against an act which does not cause reasonable apprehension of death or grievous hurt. कि यहां पर इन्होंने कहा कि कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास नहीं होता जब which does not cause reasonable apprehension of grievous hurt or death, मतलब कि जब तक एक रीजनेबल डाउट ना क्रिएट हो कि आपकी जान पर बात आने वाली है या कोई आपको चोट पहुंचाने वाला है, जब तक इसका एक रीजनेबल का मतलब है लेजिट डाउट क्रिएट ना हो आपके माइंड में, तब तक आप प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको ऑप्शन दे दिया है, आपको तलवार दे दी है अपनी जान बचाने के लिए, तो कोई आपके आसपास से भी गुजर रहा है और आप घबरा गए, तो ये नहीं है कि आप उसका गला काट देंगे। It has to be used reasonably. तो फैक्ट्स कहते हैं A and B had engaged in a verbal altercation, दोनों की एक वर्बल लड़ाई हो गई earlier in the day. Later on A saw B approach him with an angry expression. तो A ने देखा कि B उसकी तरफ गुस्से में बढ़ रहा है और सुबह उन दोनों की लड़ाई हो चुकी थी। तो इसने क्या सोचा, A को लगा कि B मेरी तरफ गुस्से में बढ़ रहा है तो शायद मेरी जान वान ना ले ले। A ने क्या किया, पिस्टल निकाली और B को शूट कर दिया। तो ये रीजनेबल बिल्कुल नहीं है, ए प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। बी कहता है एंटाइटल्ड है, नहीं होगा। A is using his right to be the first aggressor, incorrect answer. Walking angrily was enough, another incorrect answer. A is not entitled to private defense will be the correct answer choice. प्रिंसिपल कहता है अ पर्सन टेकिंग अवे और एंटाइसिंग अ माइनर और एन अनसाउंड पर्सन, तो जब भी आप किसी माइनर को या किसी अनसाउंड पर्सन को एंटाइस करते हैं, ल्योर करते हैं या टेक अवे करते हैं उसके लॉफुल गार्डियन से, उनके कंसेंट के बिना, तो गार्डियन का मतलब जरूरी नहीं होता, जैसे हमने सेशन में किया था कि गार्डियन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पेरेंट से बच्चा किडनैप करते हो तो ही किडनैपिंग होगी। अगर आप बच्चा अपनी मेड के साथ पार्क में घूमने गया है, बच्चा अपने ड्राइवर के साथ स्कूल से वापस आ रहा है, अगर आप इन लोगों से भी बच्चा चुराओगे तो वो भी लॉफुल गार्डियनशिप में माना जाएगा, वहां पर भी किडनैपिंग ही लगेगा क्योंकि उनका कंसेंट यहां पर आपके पास नहीं था। तो इस केस में पर्सन पे लग जाता है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्डियनशिप।
तो यहां पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, द चाइल्ड हैज टू बी माइनर। ये यहां पे गिवन नहीं है पर मैं बता देती हूं कि इसमें ऑल द गर्ल्स अंडर 18 कवर हो जाती हैं एंड ऑल द बॉयज अंडर 16 आर कवर्ड इन माइनर इन द टर्म्स ऑफ किडनैपिंग। वैसे माइनर की एज 18 बिलो होती है, लेकिन किडनैपिंग के लिए बॉयज के लिए 16 बिलो लड़कों की अगर किडनैपिंग होगी तो वो किडनैपिंग में जाएगा, लेकिन 16 अबव लड़कों का अगर किडनैप होगा तो वो एब्डक्शन में चला जाएगा। तो ए जो था वो एक माइनर चाइल्ड है, 6 year old. He was following a squirrel around a park when the squirrel entered into B's vehicle. तो वो एक स्क्वेरल को फॉलो कर रहा था, गिलहरी को फॉलो कर रहा था, और जो गिलहरी थी वो बी की गाड़ी में घुस गई। ए फॉलोड द स्क्वेरल इनटू द व्हीकल। जो ए था वो साथ साथ स्क्वेरल के पीछे पीछे बी की गाड़ी में घुस गया। बी अनअवेयर ऑफ ए's प्रेजेंस ड्रोव ऑफ। तो बी को पता ही नहीं था कि ए उसकी गाड़ी में बैठ गया और बी अपनी गाड़ी को लेके चलता बना। उसको नहीं पता था कि जो ये ए बच्चा है वो उसकी गाड़ी में आके बैठ चुका है। तो इस केस में A has committed kidnapping, considerable option. B's parents shall be held liable for negligence. Parents negligent हैं या नहीं है, ये यहाँ पे question of fact अभी है ही नहीं. A is not liable for kidnapping. A's car insurance covers such damage. कार इंश्योरेंस की भी बात नहीं है. A is the correct answer. अब आपको लगेगा कि A तो यहाँ पर innocent है, उस बेचारे की क्या गलती. आपको देखना है कि क्या प्रिंसिपल के सारे पॉइंट्स फिट हो रहे हैं. बिल्कुल फिट हो रहे हैं. माइनर चाइल्ड चेक, टेकिंग अवे फ्रॉम द गार्डियन चेक, गार्डियन का कोई कंसेंट नहीं था चेक. तो सारे पॉइंट्स, और इवन रियल लाइफ में भी अगर आप मालाफाइड किडनैपिंग करते हैं और अगर आप बोनाफाइड किडनैपिंग करते हैं, दोनों ही किडनैपिंग है. सपोज आपको लगता है एक बच्चा पार्क में बहुत देर से अकेला खड़ा है, रो रहा है, आप बच्चे को चुप कराने के लिए, पानी पिलाने के लिए अपने घर ले आते हो और इतने में पुलिस आपका दरवाजा खटखटाती है, तो आप पे किडनैपिंग का चार्ज लगेगा. आप ये नहीं बोल सकते मेरी इंटेंशन तो प्योर थी. सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंटेंशन प्योर होती तो आपको बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था. So that will make A the correct answer choice. If a statement is true or the person making it has a reasons to believe it to be true, it cannot be considered as a defamation. बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि defamation के लिए important point क्या है? The statement has to be false plus derogatory. लेकिन यहाँ पर passage ने क्या कहा है? और यहाँ पर defamation का एक defense available होता है. डिफेमेशन का डिफेंस कहता है कि आपने जो स्टेटमेंट कही थी वो सच्ची स्टेटमेंट है. अगर वो स्टेटमेंट सच्ची है तो वो डिफेमेशन में नहीं आती. तो यही बात प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट सच्ची हो या जिस इंसान ने वो स्टेटमेंट बोली है वो ये मानता है कि वो स्टेटमेंट सच्ची है, तो वो डिफेमेशन में नहीं कवर होगा. फैक्ट कहता है ए who had read numerous sexual harassment cases filed against B. तो ए ने न्यूज़पेपर में बी के अगेंस्ट काफी सारे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस की न्यूज पढ़ी है. A public B, who is a public personality, called him a creep and molester in press conference. तो उसने उसके न्यूज पढ़ी है काफी सारी और उसको बोल दिया कि वो क्रीप है और एक मोलेस्टर है इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो क्या इस केस में डिफेमेशन लगना चाहिए ए पर? A is liable to have defamed B. अब उसने ये बोला कि उसने न्यूमरस सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पढ़े हैं जो B के अगेंस्ट फाइल हुए हैं. तो अगर B के अगेंस्ट ऐसे केसेस फाइल हुए हैं तो B इसका मतलब एक्चुअली एक मोलेस्टर है, तभी न्यूज़पेपर में उसके बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. तो इस केस में अगर A ने उसको मोलेस्टर बोल भी दिया तो वो डिफेमेशन में नहीं जाएगा, वो ट्रू स्टेटमेंट में जाएगा. That will make A liable to have defamed. Incorrect answer. B is it's saying A is not liable for defamation. Correct answer. B is entitled to sue the press for publishing. अब प्रेस को सू करना है कि नहीं करना है वो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है. क्वेश्चन पूछ रहा है क्या A पे डिफेमेशन लगना चाहिए, तो इसीलिए C आपका इनकरेक्ट आंसर में जाएगा. डी कहता है द प्रेस इज लाइबल टू कॉम्पेंसेशन फ्रॉम ए. प्रेस ये कहता है, यहाँ पे डी बोल रहा है कि प्रेस पे लाइबिलिटी होनी चाहिए डिफेमेशन की. अगेन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. That will make D also the incorrect choice. Henceforth, B will be the correct answer कि A पर defamation नहीं लगना चाहिए. Whoever puts intentionally any person in the fear of physical or mental injury, जब भी आप किसी पर एक डर क्रिएट करते हो, किस चीज का डर? कि या तो आप उसको फिजिकली कोई चोट पहुंचाओगे, मारोगे, पीटोगे, मुक्का मारोगे या गोली चला दोगे, या उसको मेंटल इंजरी का डर देते हो कि तेरी बेइज्जती कर देंगे, तुझे डिफेम कर देंगे, इस तरह से. इज सेड टू हैव कमिट एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन ये कहता है कि जब आप पैसे लेने के लिए फियर क्रिएट करते हो सामने वाले के माइंड में, तो वो बन जाता है आपका एक्सटॉर्शन.
A called B and asked for 5 lakhs as to help B in meeting his daughter. A ने B को बुलाया और कहा 5 लाख मुझे दे दीजिए as to help B in meeting the daughter. उसने ये भी कहा कि उस केसेस में मैं 5 लाख तुझे दूंगा. A ने B से 5 लाख रुपए मांगे टू हेल्प बी इन मीटिंग द डॉटर. मतलब कि A के पास B की डॉटर थी और उसने कहा जब तक तू 5 लाख नहीं देगा तब तक मैं तुझे तेरी बेटी से नहीं मिलने दूंगा. द डॉटर वॉज इन द सिनेमा हॉल. जबकि जो डॉटर थी वो सिनेमा हॉल पे थी. लेकिन यहां पर A ने B को तो डरा दिया. B को तो एक बार को ये शो कर दिया कि तेरी बेटी मेरे कब्जे में है. अब माना B को नहीं पता कि उसकी बेटी तो मूवी देख रही है बंक करके. B ने इस घबराहट से कि शायद इसकी बेटी मेरे पास मेरी बेटी A के पास है, उसने 5 लाख A को दे दिए एंड सॉ हिज डॉटर कमिंग आउट ऑफ द थिएटर. तो यहां पर क्या A को, यहां पर B को एक्सटॉर्शन लगना, A पे एक्सटॉर्शन लगना चाहिए. A has extorted, yes, that's a correct answer. B बोलता है क्या A ने चीटिंग किया है? नो, चीटिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर क्योंकि वो फ्रॉडुलेंटली डिसीविंग स्टेटमेंट्स में जाएगा. A has not committed extortion, incorrect answer. नो एक्सटॉर्शन एज द गर्ल वॉज नॉट इन डेंजर, ऐसा नहीं है. झूठ भी बोला है. सामने वाले के दिमाग में तो फियर क्रिएट कर दिया ना कि तेरी बेटी मेरे पास है, 5 लाख लेने के लिए झूठ बोला है और साथ साथ झूठ के साथ साथ यहां पर फियर भी क्रिएट कर दिया है. तो क्लियरली जो है यहां पर A उसने एक्सटॉर्शन किया है. दैट विल मेक A द करेक्ट आंसर चॉइस. प्रिंसिपल ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म. मतलब कि कोई भी इस केस में ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब वो इस तरह से किया गया हो बाय द रीजन ऑफ इट डन विद द नॉलेज कि जहां पे ये नॉलेज हो दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म. तो मतलब इस तरीके से किया गया है कि हार्म तो हो जाएगा, नॉलेज तो थी लेकिन इसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और आपने कोई बहुत मेजर ऑफेंस नहीं किया, मतलब ट्रिवियल सा कोई मैटर हुआ है. तो वैसा ही हुआ है कि टीचर ने गुस्से में एक बच्चे को थप्पड़ मारा, नॉट थप्पड़ आई वुड से, विद द मेटालिक रूलर. यहां पर मेटालिक रूलर से मारा और थोड़ी इंजरी हुई, लेकिन टीचर की यहां पर कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी हार्म कॉज करने की, तो उस केस में ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो ये अच्छी बात है. क्वेश्चन काफी टीचर्स के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि काफी सारे बच्चे आजकल कॉर्पोरियल पनिशमेंट के अगेंस्ट जाते हैं. तो इस केस में टीचर्स को बचाने के लिए ये वाला सेक्शन अवेलेबल है. तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा इट इज नॉट एन ऑफेंस. देयर इज नो ऑफेंस एज इंटेंशन वाज नॉट द criminal intention as per the principle. That will make D the correct answer choice. A कहता है ये एक ऑफेंस है, इनकरेक्ट. B कहता है ये एक मिसफॉर्च्यून है, एक अनलकी इंसिडेंट है, वो भी इनकरेक्ट आंसर है. टीचर शुड बी पनिशेबल, अगेन एन इनकरेक्ट आंसर. D is the correct one. प्रिंसिपल फर्स्ट कहता है ट्रेड यूनियन मीटिंग्स एंड स्ट्राइक्स आर नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो जितने भी ट्रेड यूनियन की मीटिंग्स होती हैं और जो भी स्ट्राइक्स करते हैं लेबर, वो एक्चुअली में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं माना जाएगा. वो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाएगा. कोई भी इंसान, प्रिंसिपल 2 क्या कहता है एक बार रीड कर लेते हैं. कोई भी इंसान अगर थ्रेटन करता है दूसरे इंसान को विद एन इंजरी कि मैं तुझे इंजर कर सकता हूं या मैं तेरी रेपुटेशन को इंजर कर सकता हूं, तेरी बेइज्जती कर सकता हूं, तेरी प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता हूं, एंड टू द पर्सन और द रेपुटेशन ऑफ एनी वन इन द whom दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड. मतलब आप उस पर्सन को ऐसे डरा रहे हो कि आप किसी उसके नियर वन या डियर वन की रेपुटेशन पे बात ले आओगे जिसकी इज्जत से उस पर्टिकुलर विक्टिम को फर्क पड़ता है. जैसे एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को बोलते हो कि मैं आपकी बेटी की इंसल्ट कर दूंगा, मेरे पास आपकी बेटी की पिक्चर्स है, मैं उसको लीक आउट कर दूंगा, और विक्टिम से आप पैसे ऐंठते हो, तो वो भी यहां पर कवर होगा. इसलिए with an intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which is not legally bound to do. तो उस बंदे से कुछ काम करवाना इस डर में, या ऐसा कुछ करवाना जो उसको नहीं करना चाहिए, या ऐसा कुछ कराना जो उसको करना चाहिए और आपने डरा के बोला कि तू ये काम नहीं करेगा. और omit to do any act which that person is legally entitled to do. इस केस में as the means of avoiding the execution of such threat commits the criminal intimidation. तो इसको हम लोग criminal intimidation कहते हैं, मतलब क्रिमिनल लेवल पर किसी को डराना की डेफिनेशन यहां पर आपको गिवन है. फैक्ट्स अब ये कहते हैं कि जो BTU के लीडर्स हैं, in order to get their demand made, threatens the MD that his son will be killed. तो जब तक BTU के लीडर्स नॉर्मली डिमांड कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं था.
लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एमडी को बोला, मैनेजिंग डायरेक्टर को, कि हम तेरे बेटे को मार देंगे अगर तूने हमारी डिमांड्स नहीं फुलफिल की। तो यहां से क्रिमिनल इंटिमिडेशन शुरू हो गया। तो इस केस में क्या बीटीयू को पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन की? डेफिनेटली मिलनी चाहिए। नॉट लायबल, इनकरेक्ट आंसर। नॉट लायबल, बीटीयू नॉट लायबल, इनकरेक्ट आंसर। जब भी आप अपने आंसर्स पर श्योर होते हैं तो बिकॉज वाले पार्ट को रीड करने के लिए आप टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्ट्स पढ़ के ही समझ में आ गया कि बीटीयू ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो किया है। तो क्लियरली आपका ए और डी एलिमिनेशन में चले जाएंगे। All the office bearers of trade union are intimidation punishable. नहीं, सारे के सारे ऑफिस बियरर्स नहीं हो सकते, बीटीयू होगा सिर्फ, क्योंकि वही यूनियन है। तो दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस, जो कहता है बीटीयू इज लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर। Now let's discuss question number 11. Concept of joint liability comes under section 34 of IPC, जो ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी क्राइम को करते हैं और सेम टाइप के इंटेंशन को अंजाम देते हैं, सेम टाइप का क्राइम करते हैं, जो चीज प्लानिंग प्लॉटिंग से करी होती है, मिलकर उस क्राइम को अंजाम देते हैं, तो उनको सेक्शन 34 आईपीसी में जॉइंट लाइबिलिटी में सबको बराबर की सजा मिलती है। So that states that when a criminal act is done by several persons, जहां पर common intention हो सभी लोगों की, तो हर person is liable for that act कि जैसे उसने अकेले ही वो act किया। मतलब अगर 3 लोगों ने मिलके एक मर्डर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया तो तीनों को बराबर सजा मिलेगी यहां पर मर्डर की। यहां पर बाकी एक बंदा ये नहीं बोल सकता कि जी मैं तो सिर्फ टांगे पकड़ के खड़ा था, एक्चुअली खंजर तो मेरे फ्रेंड ने घोपा है। तो इस केस में सभी को बराबर की सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने मिलकर एक क्राइम को एग्जीक्यूट किया। अबेटमेंट ऑन दी अदर हैंड इज एन ऑफेंस, जहां पर अबेटर, अब अबेटर में डिफरेंस क्या होता है कि अबेटर वो इंसान होता है जो क्राइम को इंस्टिगेट करता है, प्रोवोक करता है या हेल्प आउट करता है मेन ऑफेंडर को क्राइम करने के लिए, लेकिन उसकी भी आईपीसी लॉ में सजा है जो अबेटमेंट में जाती है। सो अ पर्सन कैन अबेट आइदर बाय द कमिशन ऑफ द ऑफेंस, उसमें हेल्प आउट कर सकता है, एंड वुड हैव बीन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज इज दैट ऑफ द अबेटर। तो इस केस में अगर वो इंस्टिगेशन के थ्रू या प्रोवोकेशन के थ्रू भी क्राइम करता है, क्राइम को अबेट करता है, इंस्टिगेट करता है, तो अबेटमेंट की सजा मिलेगी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक और ऑफेंस होता है आईपीसी में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहता है जब दो या दो से ज्यादा लोग, तो मिनिमम 2 लोग यहाँ रिक्वायर्ड हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब प्लानिंग करते हैं किसी क्राइम को करने की, अभी तक क्राइम नहीं किया है, सिर्फ प्लानिंग की है, तो अगर सिर्फ प्लानिंग भी करी है उस क्राइम को करने की, तो उस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी, चाहे बेशक अभी तक आपने क्राइम नहीं भी किया हो। ये सारी बातें हम लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेशंस में पढ़ा था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इवन इफ क्राइम डज नॉट हैव हैपेंड, तब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन कम्स, 2 लोग हैं, जेसन एंड डेरूलो, उन्होंने मिलके कंस्पायर किया कि वो जॉन को पॉइजन करेंगे, जॉन की जान लेंगे। जेसन ने इस चक्कर में जाके पॉइजन मार्केट से खरीदा और डेरूलो को डिलीवर कर दिया ताकि डेरूलो जॉन को पॉइजन दे सके। डेरूलो ने कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से पॉइजन जॉन को दे दिया और इस वजह से जॉन की डेथ भी हो गई। तो टोटल दोनों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्लान था और दोनों को जॉइंट लाइबिलिटी में सजा मिलनी चाहिए। तो डेरूलो हैज कमिटेड द ऑफेंस, ओनली डेरूलो? नो। जेसन हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस? इनकरेक्ट आंसर। बोथ जेसन एंड डेरूलो हैव committed the offense of criminal conspiracy. Plausible correct answer. Both Jason and Derulo have committed the offense of murder. Yes, that is the correct answer by section 34. तो इस हिसाब से D will be the correct answer choice. Next. Any direct physical interference with the goods of somebody's possession without lawful justification is amounting to trespass of goods. मतलब कि अगर किसी और के गुड्स हैं, ये टॉर्ट्स लॉ में चला जाता है, पहली बात तो ये सिविल लॉ का ब्रांच है, ट्रेसपास टू गुड्स। तो अगर आप किसी के भी गुड्स के साथ फिजिकल इंटरफेरेंस करते हो, फिजिकल छेड़खानी करते हो, आपको लगता है आपके फ्रेंड का लैपटॉप है, आपने उसमें यूज़ कर दिया, कुछ गलत पेन ड्राइव लगा दिया, किसी के गुड्स को फिजिकली इंटरफेयर करना, छेड़खानी करना, छुपा देना, ये लेकिन जब तक आप नॉन सीरियस लेवल पर कर रहे हो तब तक तो सिविल लॉ में जाएगा। तो यहाँ पर अगर किसी और के पोजेशन में है और आपके पास इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है तो आप पे सिविल लॉ में ट्रेसपास टू गुड्स लग जाएगा। वहीं अगर आप इस गुड्स को चुरा ही लोगे,
जो कि आपका आईपीसी क्रिमिनल लॉ में जाता है। अगर आप चुरा लोगे, उसके लिए जो हमने क्लास में पढ़े थे वो चार इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, किसी भी इंसान की डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी को, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट नहीं हो सकता, दूसरे क्राइम हो सकते हैं जो हमने क्लास में पढ़े। उसके पोजेशन से निकाल लेना उस इंसान के कंसेंट के बिना। तो जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी तो उस केस में थेफ्ट नाम का जुर्म और क्राइम हो जाएगा। कंसेंट यहां पर इंसान ने आपको नहीं दिया था। अगर उसने बोला होता कि मेरा सामान तू ले जा, अपने पास रख ले, एक्सप्रेस या इंप्लाइड फॉर्म में अगर उसने खुद ही बोला होता कि मेरा सामान तू रख ले, तो थेफ्ट नहीं होगा, क्योंकि थेफ्ट में आपने डिसऑनेस्टली नंबर 1 मूवेबल प्रॉपर्टी चुराई है, नंबर 2, नंबर 3 इंसान का, ओनर का कंसेंट नहीं था, एंड नंबर 4 आप उसके पोजेशन से उसको निकाल के ले आए हो। इस केस में क्वेश्चन बोलता है एफ्रोडाइट embarking on 1 month trip to Venice entrust her Pomeranian to Athena, the owner of kennel, till Aphrodite returns from her vacation। तो एफ्रोडाइट का एक डॉग था और इस केस में जब वो अपने ट्रिप पे गई तो वो एथेना के पास अपने डॉग को रखवा के गई। एफ्रोडाइट पेज एथेना टू टेक केयर ऑफ द डॉग ऑल्सो। उसने कहा मैं तेरे को बदले में पैसे भी दे दूंगी, जो भी तू पेडिग्री लाएगी, डॉग का खर्चा करेगी ये वो, उसके मैं तुझे पैसे भी दे दूंगी। एथेना कैरीज दैट डॉग टू अ पेट शॉप ओनर एंड सेल्स इट। तो अब एथेना ने क्या किया, उस डॉग को ले जाके एक शॉप पर बेच दिया और पैसे कमा लिए, जो कि डॉग एफ्रोडाइट का था। तो अब यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि क्या एथेना ने थेफ्ट किया है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर सारे ओलेट एग्जाम्स में मिलेगा, और ये क्वेश्चन पढ़ते बच्चों को लगता है अरे यार यहाँ पर तो एथेना ने जुर्म किया है, एथेना ने क्राइम किया है और एथेना ने थेफ्ट किया है। क्योंकि क्वेश्चन के फैक्ट्स पढ़ के दिमाग हमारा यहां टिक टिक कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऑफेंस हुआ है बॉस, कुछ ना कुछ तो क्राइम हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि थेफ्ट यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि थेफ्ट में डिसऑनेस्टली आपने किसी की प्रॉपर्टी चुराई होनी चाहिए उसके कंसेंट के बिना। एफ्रोडाइट तो अपने खुद के कंसेंट से डॉग उसके पास रखवा के गई। एथेना ने डॉग नहीं चुराया, उसने विश्वासघात किया है एफ्रोडाइट के साथ। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा yes, no, she is not liable. Has she committed theft? Yes बोल रहा है। yes वाले सारे आंसर सबसे पहले एलिमिनेशन में जाएंगे, मतलब नन भी हट गया। B कहता है नहीं, क्योंकि पोमेरियन could be taken out of Aphrodite's possession because it was not in Aphrodite's possession at that time। और C कहते हैं नहीं, क्योंकि पोमेरियन was in Aphrodite's possession and therefore Athena had absolute right over it। कि अथेना का टोटली राइट बनता था डॉग पे, जो कि नहीं बनता था। That will make B the correct answer choice, जो कहता है कि थेफ्ट यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि एफ्रोडाइट के पोजेशन से वो डॉग नहीं चुराया गया, वो डॉग ऑलरेडी अथेना के पास अवेलेबल था। Next, Zeus purchased a car from a person who had no title to it and sent it to garage for repair। तो मतलब आप ये समझ लो कि Zeus ने जिससे गाड़ी खरीदी वो गाड़ी का ओनर था भी नहीं इस केस में, एंड उसको गराज में भेज दी फॉर रिपेयर। Poseidon, believing wrongly that the car was his, removed it from the garage। पोसाइडन को लगा कि ये गाड़ी उसको बिलोंग करती है, इसीलिए उसने गाड़ी को वहां से गराज से वो ले गया। उसको लगा ये गाड़ी मेरी है और वो गाड़ी अपनी समझ के गराज से चुरा के ले गया। Poseidon cannot be held responsible for trespass of goods as he was under a wrong belief। तो ये तो सिर्फ इतना कह रहा है पोसाइडन से ना गलती हो गई, सिर्फ मेंस रिया चेक कर रहे हैं, एक्टर्स रियस जो उसने किया है उस पर भी फोकस करना है, तो ए एलिमिनेटेड। बी ने कहा पोसाइडन कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेसपास टू गुड्स, कंसिडरेबल ऑप्शन, क्योंकि पैसेज ने बोला था अनलॉफुल इंटरफेरेंस टू समवन्स फिजिकल गुड्स आर देयर। पोसाइडन हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि पोसाइडन जो है वो बेकसूर है, उसको छोड़ दो, बख्श दो, नन भी हट गया। तो दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर हो रहा है ट्रेसपास टू गुड्स, और आपके प्रिंसिपल ने भी इस ऑफेंस को डिस्कस किया था, एंड बी में इसकी क्लियर रीजनिंग गिवन है। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। Next is deception can be done to induce the other person to either deliver or retain the property, और ये बन जाता है आपका चीटिंग। चीटिंग का ऑफेंस भी हम लोगों ने क्लास में किया है आईपीसी में। तो चीटिंग कहता है कि जब आप किसी को धोखा देते हो, किसी के साथ फ्रॉड करते हो, उसके पीछे आपका मोटिव क्या होता है कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। मतलब झूठ बोल के आप किसी से जब प्रॉपर्टी ऐंठते हो तो वो हो गया आपका चीटिंग।
डिसीविंग किस सेंस में आता है? डेफिनेशन में डिसीविंग का मतलब है आप पर्सन को ये चीज बिलीव करा रहे हो जो कि फॉल्स है, आप गलत बात को सच प्रूव करा रहे हो, और टू मेक द पर्सन डिसबिलीविंग जो कि एक्चुअली ट्रू है, बाय यूजिंग द वर्ड्स और कंडक्ट। तो अपने वर्ड्स या अपने जेस्चर से आप किसी झूठ को सत्य साबित करना चाहते हो ताकि वो आपको आपकी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। चीटिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 415 में, और 420 आईपीसी में चीटिंग की सजा है। अब तो खैर बीएनएस लॉज में सेक्शन नंबर चेंज हो गया है। तो इस केस में जो भी फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी को इंड्यूस करता है, मतलब नेगेटिव कन्विंस करता है कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे और या फिर अपने पास ही रख ले, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि सपोज कि आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है अपने दोस्त की, आपने उसको झूठ बोला कि यार ये प्रॉपर्टी ना तेरी ना डैमेज हो गई है, मुझसे खो गई है, और उसने कहा चल यार कोई बात नहीं, और आपको पता था वो आपके पास बिल्कुल सही सलामत है, बस आप अपने पास रखना चाहते थे, तो ये भी चीटिंग होगा क्योंकि आपने माना प्रॉपर्टी उससे नहीं ली पर उसी की प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया। इट इज अ पर्सन इंटेंशनली इंड्यूसिंग द पर्सन कि वो ऐसा कुछ करे या कुछ ऐसा ना करे जो उसे करना चाहिए था, जिस वजह से उस पर्सन के या तो बॉडी पर हार्म हो, माइंड पर हो, रेपुटेशन पर हो, प्रॉपर्टी पर हो। इस केस में ये चीटिंग में जाएगा। तो जरूरी नहीं है चीटिंग सिर्फ प्रॉपर्टी के सेंस में होगी। अगर आप किसी को चीट करके फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, सपोज आप अपने फ्रेंड को कोई लिंक भेजते हो जिस लिंक पे क्लिक करके उसके फ़ोन की सारी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, तो इस बात से उसके माइंड को प्रॉब्लम होगी, उसको टेंशन होगी, मेंटल स्ट्रेस आपने दिया है, तो ये भी चीटिंग पे जाएगा। तो इस केस में बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को डैमेज करना चीट करके चीटिंग के पर्व्यू में कवर होगा। एनी डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स which can deceive a person to do which he would not have done otherwise is also cheating in this section. तो जब भी आप किसी भी फैक्ट्स को कवर करते हैं या कंसील करते हैं, that will also amount to cheating. Question follows. शेल्डन ने फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट किया लेनर्ड को, एक शॉप ओनर था, दैट कि भाई मैं तो एक ऑफिसर हूं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का। तो शेल्डन ने चीट किया और बताया कि मैं एक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूं। उसने उसके अकाउंट्स को एग्जामिन किया। शेल्डन शोड इंटरेस्ट इन बाइंग अ माइक्रोवेव ओवन ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। तो उसने कहा कि मुझे एक माइक्रोवेव ओवन को परचेज करना है। लेनर्ड ने रेडिली अग्री कर लिया कि उसको ये लगा कि अगर वो फेवर करेगा तो उसको शेल्डन से फेवर्स मिल जाएंगे टैक्स लायबिलिटी को लेके, क्योंकि उसको लगा यार ऑब्वियसली सरकारी बंदा है, यहाँ पे सरकारी अफसर है, मैं इसको फायदा दूंगा, इसको माइक्रोवेव दे दूंगा तो ये मेरे अकाउंट्स बुक्स को क्लियर रखेगा। शेल्डन पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट पे लिया था, टुक द माइक्रोवेव ओवन एंड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन। पुलिस हाउएवर मैनेज्ड टू गेट होल्ड ऑफ शेल्डन एंड प्रोसिक्यूट हिम फॉर द चीटिंग। तो क्या चीटिंग इस केस में लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को मिसरिप्रेजेंट किया और एक इंस्टॉलमेंट पे करके गायब हो गया। तो जो भी आंसर नॉट कह रहे हैं वो पहले ही आपके एलिमिनेशन में जाएंगे। डिड नॉट कमिट द चीटिंग, क्योंकि हमें क्लियरली फैक्ट से पता चल रहा है प्राइमा फेसी की चीटिंग हुई है, तो ऐसे ऑप्शंस को ना पढ़कर आप अपना टाइम सेव करेंगे क्वेश्चंस में, तभी आपकी एक्यूरेसी इनहांस होगी। शेल्डन कमिटेड चीटिंग बिकॉज ही इंड्यूस लेनर्ड टू पार्ट विद द माइक्रोवेव ओवन पोजिंग एज दिस ऑफिसर, कंसिडरेबल ऑप्शन। शेल्डन ने चीट किया है क्योंकि ही डिड नॉट पे टू द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट नहीं दी इसीलिए चीट हुआ, नहीं, मिसरिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट था। शेल्डन कमिटेड चीटिंग एज ही बॉट अ माइक्रोवेव ओवन विद द इनसफिशिएंट फंड्स। इसने कहा क्योंकि इसीलिए चीटिंग है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो माइक्रोवेव खरीदने पहुंच गया। तो क्लियरली अनरेलेवेंट आंसर। तो इस केस में ए विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। फैक्ट्स कहते हैं पेनी बाय प्लेजिंग डायमंड्स। प्लेजिंग का मतलब है मॉर्गेज, उधार लेने के लिए गिरवी रखवाना। अपने डायमंड्स को उसने मॉर्गेज रखा विच ही ऑलरेडी नोज दैट आर नॉट डायमंड्स। मतलब ये तो जैसे फुकरे मूवी में होता है ना कि ये मम्मी तो कहती थी हर पार्टी में पहन के जाती थी ये मेरा 9 लाख का हार है, मेरा 9 लाख का हार है, और वो भोली पंजाबन कहती है ये बिल्कुल भी 9 लाख का हार नहीं है। तो पेनी को पता था कि ये डायमंड्स मेरे नकली हैं, फिर भी वो डायमंड्स रखवाता है और उसके बदले उधार ले लेता है। इंटेंशनली डिसीव एमी और देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है एमी को, और एमी बेचारी उसको अपने पैसे दे देती है। तो क्लियर चीटिंग है। नॉट गिल्टी बी ऑप्शन कह रहा है, हट जाएगा। गिल्टी ऑफ फोर्जरी, यहां पर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए जा रहे हैं। गिल्टी ऑफ चीटिंग एज शी फॉल्सली रिप्रेजेंटेड आर्टिकल्स एंड इंड्यूस्ड एमी टू लेंड हर मनी, कंसिडरेबल ऑप्शन।
पेनी इज गिल्टी ऑफ चीटिंग एज शी नोज एमी विल गिव द मनी। इसीलिए चीटिंग है क्योंकि उसको पता था, विश्वास था कि एमी पैसे दे देगी। ये लीगल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इररेलेवेंट आंसर। दैट विल मेक सी द करेक्ट वन। फैक्ट्स कहते हैं मैरी वाइल लीविंग अ केल मिस्टेकनली पिक्ड अप अ येलो अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रॉबिन इंस्टेड ऑफ हिज ओन। तो मैरी ने जल्दी जल्दी में रॉबिन का छाता अपने साथ वो ले गई। नेक्स्ट डे शी डिसाइडेड टू रिटर्न टू द कैफे होपिंग टू फाइंड द रियल ओनर। कैफे में वो गई थी और कैफे में किसी और का अम्ब्रेला लेके आ गई। अगले दिन वापस भी गई रिटर्न करने के लिए। Lily, who had never seen Robin in person but had only communicated with Robin on email, was on her way to meet Robin at the cafe. तो एक लड़की थी जो लिली थी, जो रॉबिन से मिलने के लिए कैफे ऑलरेडी आ रही थी। Since Robin and Lily had never met, it was agreed they would meet at the cafe at the pre-appointed door point by clothing of Lily and umbrella of Robin. अच्छा, तो अब उन्होंने कहा हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को, तो लिली को रॉबिन कपड़ों से पहचानेगा और लिली रॉबिन को अम्ब्रेला के थ्रू पहचानेगी, which they describe to each other. लिली ने, लेकिन अब अम्ब्रेला तो जो थी वो तो मैरी ले गई थी, अम्ब्रेला मैरी के पास थी। तो लिली ने जब मैरी को देखा, identified her as Robin looking at the umbrella and therein delivered a parcel labeled to Robin to Mary. तो यहाँ पर इसने क्या किया, आइडेंटिफाई उसको करा एज रॉबिन, उसने सोचा एज रॉबिन लुकिंग एट द अम्ब्रेला एंड देयरिन डिलीवर्ड अ पार्सल लेबल टू रॉबिन टू मैरी। वो उसने क्या करा, मैरी को एक पार्सल दे दिया। किसने दिया, लिली ने। पर ये लिली जो पार्सल है वो पार्सल वॉज एक्चुअली मेंट फॉर रॉबिन। पर अब क्योंकि मैरी के पास अम्ब्रेला थी तो इस बात पर लिली ने गलत समझकर वो पार्सल जो देना था रॉबिन को वो मैरी को दे दिया, जिसके हाथ में अम्ब्रेला थी, जो कि रॉबिन को बिलोंग करती थी। मैरी रिसीव द सेम विदाउट प्रोटेस्ट। मैरी ने भी चुपचाप किया, ठीक है भगवान झोली में कुछ डाल रहा है तो ले लेती हूँ, चाहे इसमें बॉम ही क्यों ना हो। तो उसने वो ले लिया पार्सल लिली से एंड प्रॉम्प्टली रिटर्न्ड होम विदाउट लुकिंग फॉर रॉबिन। और चुपचाप अम्ब्रेला देने गई थी, अम्ब्रेला और पार्सल लेके घर आ गई। तो इस केस में क्या मैरी गिल्टी है ऑफ चीटिंग? करेक्ट आंसर होगा नॉट गिल्टी बिकॉज शी इज गोइंग टू रिटर्न द अम्ब्रेला टू रियल ओनर एंड हैंडिंग ओवर द पैकेट। इट वॉज मैरीज मिस्टेक, लिलीज मिस्टेक, सॉरी। लिलीज मिस्टेक भी अगर होती तो जब वो पार्सल पकड़ा रही थी तो ना पकड़ती, बोलती मैडम मेरे को पार्सल क्यों दे रहे हो, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन चुपचाप पार्सल लेके अपने घर जा रही है। तो यहीं से उसकी गलत इंटेंशन दिख रही है। मैरी इज नॉट गिल्टी बिकॉज शी वॉज ओवरकम बाय सडन टेम्पटेशन। मतलब ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट आंसर है कि सडन टेम्पटेशन की वजह से। मैरी गिल्टी है बिकॉज शी वॉज अवेयर ऑफ द मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड पार्सल वॉज मेंट फॉर रॉबिन एंड नॉट हर। बिल्कुल। मैरी इज गिल्टी एज पार्सल माइट हैव बीन वैल्यूएबल। मतलब अब ये बात कह रहा है कि अगर वैल्यूएबल पार्सल होता तो मैरी की गलती है। मतलब अगर उसमें आई वुड से मेमोरीज होती, कुछ पिक्चर्स होती, कोई फोटोग्राफ्स होती, तो मतलब कहते हैं ना कि दिल के रिश्तों का कोई मोल नहीं है। तो अगर इनवैल्यूएबल आइटम है तो ही इस केस में मतलब गलती मानी जाएगी। तो ये आंसर इररेलेवेंट हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस। ओके, प्रिंसिपल 497 प्रिंसिपल कहता है 497 आईपीसी कहता है जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा विद अ पर्सन हु इज एंड whom he knows or has a reason to be believed to be wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape will come in adultery. Adultery के लिए ये बोला गया 497 का सेक्शन था जिसको अब अनल कर दिया गया है। इसके हिसाब से ये था कि अगर कोई भी पर्सन किसी ऐसी विमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के रिलेशनशिप्स बनाता है जो कि किसी और की वाइफ है और उस केस में उस आदमी का कंसेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं था, साथ ही साथ रेप भी नहीं होना चाहिए कि विमेन की मर्जी नहीं थी, तो विमेन का कंसेंट था, उस मैन का कंसेंट था, लेकिन उसके हस्बैंड का कंसेंट नहीं था, तो उस पर्सन पर, उस मैन पर लगना चाहिए एडल्ट्री का ऑफेंस। और इस केस में इट शुड बी पनिश विद द टर्म दैट एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और इवन बोथ। इन सच केसेस वाइफ को कोई पनिशमेंट नहीं होगी एज एन अबेटर, सिर्फ जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है उसको सजा मिलेगी। मोहन वॉज इन्वाइटेड बाय रेवरी, वाइफ ऑफ श्याम,
to have sexual intercourse with her. Knowing about it, Shyam filed a case against Mohan and Revati. तो इस केस में मोहन आया और उन दोनों का सेक्सुअल इंटरकॉर्स भी हुआ, लेकिन बाद में श्याम ने केस फाइल किया रेवती और मोहन दोनों पर। तो इस केस में मोहन एंड रेवती आर लायबल नहीं, क्योंकि लास्ट लाइन में बोला था कि वाइफ शुड नॉट बी लायबल इन सच केसेस। रेवती कैन नॉट बी पनिश एज एन अबेटर बट शी कैन बी पनिश फॉर मेन ऑफेंस। ये भी गलत आंसर है, क्योंकि ये यहां तक तो सही है, रिमेनिंग गलत है। Revati is not liable to be punished for any offense. Correct answer. That will make D also the incorrect choice. Principle कहता है जब एक act को abet किया जाता है and a different act is done, abetter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if we had directly abetted it. तो मतलब अगर कभी भी कोई abetter किसी crime को abet करता है और साथ के साथ जिस क्राइम को अबेट किया था उससे मिलता जुलता या कुछ एक डिफरेंट क्राइम भी हो जाता है, एक एड ऑन क्राइम भी हो जाता है, तो उस केस में वो अबेटर लायबल है उसी तरह से, उसी मैनर में और उसी एक्सटेंट तक जैसे कि उसने उसको भी डायरेक्टली ही अबेट किया हो। तो ए ने क्या किया, ए ने इंस्टिगेट किया, मतलब अबेट किया एक बच्चे को कि वो पॉइजन डाल दे इन द फूड ऑफ जेड and gives him poison for that purpose कि बेटा जाओ और जेड अंकल के खाने में पॉइजन डाल के आ जाओ। The child in consequence of the instigation by mistake puts the poison into the food of Y, which is by the side of Z. तो बच्चे ने क्या किया, Z के खाने की जगह वो पॉइजन Y के खाने में डाल दिया। तो अब अबेटमेंट लगना चाहिए, बिल्कुल लगेगा। एज पर द प्रिंसिपल यही बोला कि अगर एक क्राइम की जगह कोई डिफरेंट क्राइम होगा तो भी अबेटर लायबल है। A is liable for abetting to kill Z. Z तो मरा ही नहीं, incorrect answer. A is not liable, incorrect answer. A is liable for abetting to kill Z and for murdering Y. Correct answer. D, none of the above. None of the die above लिखा है, none of the above. That will make C the correct answer choice. एक पर्सन लाइबल होगा मर्डर के व्हेन ही डज एनी एक्ट विद इन इंटेंशन या नॉलेज, जब वो उसने जो एक्ट किया है इस इंटेंशन या इस नॉलेज के साथ किया हो, इस सर्कमस्टांसेस में किया हो, जब उसको पता हो कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये डेफिनेटली डेथ कॉज कर देगी, तो उस केस में मर्डर लग जाएगा। फैक्ट्स कहते हैं मोतीलाल की इंटेंशन थी कि वो रमियल को मार देगा ओपियम देके, टू गिव ओपियम टू रामलाल इन सच अ क्वांटिटी एज अ नॉर्मल केस। गेव ओपियम टू राम, अच्छा उसने मरवाया है रामलाल के थ्रू, उसको एक्स्ट्रा ओपियम देके इस क्वांटिटी में जो कि नॉर्मल केस में सफिशिएंट होती है डेथ कॉज करने के। रामलाल जो था वो ओपियम एडिक्ट था हु एंजॉयड इट एंड सर्वाइव्ड, तो किसी और को नहीं दिया, यहाँ पे भी रामलाल था, थोड़ा टाइपो एरर हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है स्टोरी में, मोतीलाल गेव एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ ओपियम to cause death of रामलाल। पर रामलाल क्या था, रामलाल was an opium addict, तो वो बच गया, मरा नहीं, क्योंकि इतनी डोसेज की उसको ऑलरेडी आदत थी। तो मोतीलाल इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट हो सकता है। अब अटेम्प्ट क्यों, क्योंकि मर्डर नहीं हुआ, अटेम्प्ट हुआ है, तो इस केस में ए विल बी द प्लॉजिबल आंसर चॉइस। मोतीलाल इज नॉट लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, इनकरेक्ट आंसर। मोतीलाल इज लाइबल फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड थोड़ी ना कर रहा है रामलाल, तो इस केस में इनकरेक्ट आंसर। दैट विल मेक ए द करेक्ट आंसर चॉइस। अटेम्प्ट टू मर्डर मोतीलाल पे यहां पर लगना चाहिए। जो भी बच्चा बिलो 7 इयर्स का होता है उसको हम डोली इन कैपेक्स कहते हैं, विच मीन्स अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ हैविंग रॉन्गफुल इंटेंशन। जी बिल्कुल, और जनरल एक्सेप्शंस जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी वहां भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था। जनरल एक्सेप्शंस जो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, सेक्शन 76 से 106, बीएनएस में सेक्शंस चेंज हो गए हैं पर कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। तो ये कहता है कि जिस भी बच्चे की उम्र 7 साल से नीचे की है, वो बच्चा अगर कोई भी क्राइम करेगा तो उसको उसकी कोई भी सजा नहीं होगी, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि 7 इयर्स बिलो का बच्चा जो है वो डोली इन कैपेक्स है, मतलब वो ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता। हाउएवर अगर आप बच्चे के जरिए कुछ क्राइम कराएंगे तो अबेटमेंट की सजा मिलती है। रोहित जो कि 6 साल का है, कॉज्ड हर्ट ऑन द हेड ऑफ डियाना, उसने डियाना के सर पे मारा, अपनी जो नेबर थी, और उसको काफ़ी सीरियस इंजरीज हुई। तो रोहन की लायबिलिटी नहीं होगी,
given the age criteria and the principle. Not liable to be punished for hurt, correct answer. Rohit is liable अगर हम ये प्रूव कर दें कि ही इज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज. इनकरेक्ट आंसर, ऐसा प्रिंसिपल में भी गिवन नहीं है और ये इनफैक्ट 7 से 12 साल के बच्चों के लिए लॉ बना है. None of the above will also be the incorrect one. Now let's understand question number 21. प्रिंसिपल कहता है लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द ट्रिफल्स. ट्रिफल्स का मतलब है बहुत ही ज्यादा पिटी इश्यूज जो होते हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, उनका लॉ अकाउंट नहीं रखता. मतलब कि ऑलरेडी कोर्ट्स फ्लडेड है इतने सारे मैटर्स से, तो छोटी मोटी लड़ाइयां कोर्ट में एडमिसिबल नहीं की जाती. ए ने क्या किया, उसके पास एक इंक पॉट था जिसमें इंक थी. बी वॉन्ट्स टू फिल हिज पेन फ्रॉम दैट इंक पॉट. बी चाहता था कि उसके इंक पॉट से वो अपना इंक पेन में इंक भर ले. ए ने अलाउ नहीं करा, स्टिल बी ने बिना अलाउ करने के बावजूद भी उसके इंक पॉट से अपने इंक पेन में इंक भर ली. तो इस केस में क्योंकि ये बहुत छोटा सा मैटर है, कोई लायबिलिटी नहीं होगी. प्रिंसिपल भी यही बात कह रहा है. लाइबल टू बी पनिश्ड, लाइबल टू बी पनिश्ड, इनकरेक्ट आंसर. नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट आंसर. तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से तुरंत ही हमारा आंसर निकल गया है बी, जो कहता है ए इज नॉट लाइबल टू बी पनिश्ड, जो कि प्रिंसिपल के साथ भी अलाय कर रहा है. प्रिंसिपल कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट पे तो एक्सक्यूज है, मतलब अगर आपको कोई माइनर फैक्ट नहीं पता किसी चीज को लेके तो वहां पर एक्सक्यूज है. लेकिन अगर आप ये बोलोगे मुझे लॉ ही नहीं पता था, आई एम सॉरी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस कंट्री में ये वाला लॉ चल रहा है, तो इस केस में इग्नोरेंस ऑफ लॉ में कोई एक्सक्यूज नहीं है. एन ने क्या किया, एन एक नर्स थी एक हॉस्पिटल में, उसने पी को, एक पेशेंट जो था उसको पॉइजन दे दिया ये समझ के कि ये तो एक दवाई है, तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ में आ जाएगा. ये ड्यू केयर नहीं जो उसने निभाया. शी इज लाइबल फॉर मर्डर, कंसिडरेबल, नॉट लाइबल, इनकरेक्ट. लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड फॉर नॉट टेकिंग रीजनेबल केयर, यस दैट विल बी द करेक्ट आंसर चॉइस. नन ऑफ द अबव विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि मर्डर का अगर आपने सेक्शन पढ़ा है जैसा कि हमने क्लास में किया था, मर्डर ये कहता है कि ऐसा कोई एक्टस रेयस किया जिसमें कि मेंस रिया आपका क्या था कि आपको इंटेंशन थी कि मैं सामने वाले की डेथ कॉज ही करूंगा. तो नर्स की ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ये नेग्लिजेंस बेस पे था. दैट इज व्हाई सी विल बी द करेक्ट वन एंड ए इनकरेक्ट चॉइस. प्रिंसिपल कहता है क्रिमिनल लॉ में अगर एक बच्चा, जो कि हमने अभी पहले भी किया है, जो 7 साल से छोटा है, उसकी कोई भी उसको सजा नहीं मिलती किसी भी क्राइम की, जो कि आपका डोली इन कैपेक्स मैगजिम के थ्रू भी बताया जाता है. विनायक ने एक गन दी है एक बच्चे को जो 7 साल से छोटा था, ताकि वो उसके एनिमी बसंत को मार दे, और बच्चे ने उसकी आज्ञा का पालन किया और बसंत पे गोली चला दी. पर क्योंकि बच्चा छोटा है और प्रिंसिपल भी यही बात कह रहा है, गिल्टी वुड बी गिल्टी, विनायक वुड बी गिल्टी, यस विनायक की तो गलती है. नाइदर चाइल्ड नॉर विनायक गिल्टी वुड बी लाइबल, इनकरेक्ट. बोथ चाइल्ड एंड विनायक लाइबल, इनकरेक्ट आंसर. तो बी बन गया करेक्ट, जो कहता है कि विनायक की गलती मानी जाएगी, अबेटमेंट टू मर्डर की यहां पर विनायक को सजा मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एक मूड बोट पर बैठा था रिवर में, मूड का मतलब है प्रॉपर्ली रोपिंग्स वगैरह थी, हार्नेसिंग थी. बी ने क्या किया, उसकी रोप्स और फास्टनिंग को खोल दिया, और ए ने कंसेंट भी इस चीज का नहीं दिया था, और इस वजह से बोट जो थी वो वाटरफॉल की तरफ चली गई, और ए बेचारे को सेवरल फ्रैक्चर्स हुए इस वजह से, क्योंकि उसने, बी ने उसकी रोप्स को उसके कंसेंट के बिना खोल दिया और बोट टेढ़ी मेढ़ी हुई वाटरफॉल में, और उसको चोट लगी ए को, और 3 महीने तक वो अपने काम पर भी नहीं जा सका. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो यहां पर बी गिल्टी है ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ओनली. तो यहां पर क्रिमिनल फोर्स भी यूज किया गया है. जब आप किसी पर क्रिमिनली क्राइम करने के लिए एक फिजिकल फोर्स यूज करते हैं जिसमें सामने वाले का कंसेंट नहीं होता है, तो क्रिमिनल फोर्स भी एक आईपीसी का सेक्शन है जो कि लग जाता है. तो ए इनकरेक्ट हो गया. बी गिल्टी है ऑफेंस ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, कंसिडरेबल ऑप्शन. बी गिल्टी है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल फोर्स के, हर्ट तो किया है, जो हड्डी पसली तोड़ी है वो तो मैटर करता है, तो सी बी इनकरेक्ट. डी कहता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड ऑल्सो क्रिमिनल फोर्स. अब ए और डी में क्या है फर्क, ए कह रहा है हर्ट के लिए लाइबल है, और डी ऑप्शन कह रहा है ग्रीवियस हर्ट के लिए भी लाइबल है, और दोनों ऑप्शन क्रिमिनल फोर्स के लिए तो कह ही रहे हैं, जो कि करेक्ट आंसर में जाएगा. आपको ये चेक करना है अब कि क्रिमिनल फोर्स तो माना दोनों में हो रहा है, लेकिन क्या ये हर्ट है या क्या ये ग्रीवियस हर्ट है.
तो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन आईपीसी लॉ में कहती है कि जब आप किसी की हड्डी तोड़ दो, ग्रीवियसली किसी को इंजर कर दो, सेवियरली किसी को चोट पहुंचाओ, या ऐसा कुछ सामने वाले की बॉडी पे करो जिससे कि वो 14 से 21 डेज के लिए बेड रिडन हो जाए और ये 3 महीने जॉब पे भी नहीं जा पाया, दैट विल मेक ग्रीवियस हर्ट द करेक्ट आंसर चॉइस, जो कि हमको गिवन है डी में, जहां पर डी विल बी द करेक्ट वन, ग्रीवियस हर्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। प्रिंसिपल कहता है जो एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऑन द चार्जेस ऑफ द ऑफेंस विद अ वैलिड ग्राउंड ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो जब भी किसी पर्सन को एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया जाता है कि उसने शायद ये पॉसिबल क्राइम किया होगा, तो एक ये लॉफुल ऑर्डर माना जाता है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि आप मूवीज में देखते हो ना, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से टीम आती है, उन्हीं की बात हो रही है, एक्टिंग एज द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब पुलिस ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनको कॉल करके बोलता है जी ये क्राइम सीन है, आइए यहाँ पे आके डीएनए सैंपल्स या फिंगरप्रिंट सैंपल्स वगैरह आप कलेक्ट कर सकते हैं, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर ही उनको इन्फॉर्म करता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, वो गुड फेथ में काम करें और रीजनेबल एग्जामिनेशन करें पूरे क्राइम साइट की, to ascertain the facts and to use the force as if reasonably necessary for the purpose। तो मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर उनको सैंपल्स कलेक्ट नहीं करने दे रहा है तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यूज कर सकते हैं। फैक्ट ये कहते हैं कि ब्लड ड्रॉप्स मिली हैं एक क्राइम सीन से जहां पर मर्डर हुआ है बी का और ए को अरेस्ट किया गया है एज अ प्राइम सस्पेक्ट फ्रॉम द क्राइम सीन। ए के अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने डॉक्टर को बुलाया, मेडिकल प्रैक्टिशनर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, कि वो आए और ए के ब्लड सैंपल कलेक्ट करें फॉर फॉरेंसिक एनालिसिस। तो ए के ब्लड सैंपल कलेक्ट करें क्योंकि वहां पर भी कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं क्राइम साइट में, तो मैच कर सकते हैं। तो इस केस में आपसे पूछा गया है कि आईओ हैड नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, प्रिंसिपल में भी लिखा है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी लिखा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस के जो एक्शन थे वो नेसेसरी थे ताकि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, बिल्कुल सही बात है, फेयर हो सके प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के एक्शन बिल्कुल लेजिटिमेट थे क्योंकि ए प्राइम सस्पेक्ट था, मतलब ये कह रहा है क्योंकि ए प्राइम सस्पेक्ट था इसीलिए जरूरी थे, अगर कोई सस्पेक्ट ही नहीं होता तो फिर तो वो क्या करता, धुलाई सफाई करा देता, वहां पे फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर को बुलाने की जरूरत नहीं थी, तो इररिलेवेंट चॉइस हो गई। डी कहता है आईओ का एक्शन बिल्कुल लेजिटिमेट था क्योंकि ए को अरेस्ट किया गया था क्राइम सीन से, बिल्कुल ठीक है, उसके ब्लड सैंपल भी मिले, बिल्कुल सही है, और जो कि एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ए के ब्लड सैंपल कि उसकी मर्डर में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। तो डी इज अ बेटर अप्रोच, डी इज द बेटर आंसर इफ आई कंपेयर इट विद बी, दैट इज व्हाई डी विल बी करेक्ट एंड बी जाएगा इनकरेक्ट में। प्रिंसिपल कहता है कि जब भी, ये थेफ्ट को डिफाइन कर रहा है दोबारा से, 4 इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर रहा है कि जब भी आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से बाहर निकाल लोगे उस इंसान के कंसेंट के बिना, और डिसऑनेस्टी तो इंपॉर्टेंट है ही यहाँ पर, आपने इस केस में थेफ्ट कर दिया, तो जैसे ही ये चारों इंग्रेडिएंट्स फिट होंगे थेफ्ट के लिए लायबिलिटी आ जाएगी। ए जो था वो ड्राइवर था जेड का और उसने उसकी गोल्ड चेन को जेड के ही ड्रॉर में छुपा दिया, जेड के ही घर के अंदर। तो यहां पर जिन भी बच्चों ने सेशंस अटेंड करे मेरे साथ क्रिमिनल लॉ के, उनको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है। जिन्होंने नहीं अटेंड करे प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर्स, लेकिन मैं ये बता दूं कि यहां पर आपको लग रहा है कि छुपा दिया है घर के अंदर ही। उसके बाद ए ने बी को इन्फॉर्म करा, दूसरे वाले नौकर को, कि एक काम करेंगे मिलके हम दोनों भाई भाई इस गोल्ड चेन को बांट लेंगे, अभी तो मैंने मालिक के ही एक ड्रॉर में जाके उसको छुपा दिया है ताकि वो कभी मालिक को ना मिले, एक पर्टिकुलर डे पे हम दोनों मिलके इसको चुरा लेंगे और पैसा आपस में बांट लेंगे और उसके बाद घर से निकाल के बेच देंगे। जब तक ये ए और बी प्लान कर पाते उससे पहले ही जेड को वो रिंग मिल गई, सॉरी चेन, फाउंड द चेन। अब आपको ये बताना है क्या इस केस में कोई ऑफेंस हुआ है कि नहीं। तो जैसा मैं ये कह रही थी कि बच्चों को लगेगा नहीं नहीं यार इस केस में तो कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाली, लेकिन इस केस में, थेफ्ट के केसेस में, अगर आप उसी इंसान के प्रीमाइसेस पर उस मूवेबल प्रॉपर्टी को इस तरह से छुपा देते हो कि वो अगले को बहुत दिनों तक ना मिले, या एक होता है डिस्प्लेसमेंट कि आपने सोफे से उठा के टेबल पे रख दी, छुपाने के केसेस में थेफ्ट की लायबिलिटी होती है, जो हमने सेशंस में पढ़ा था। अब छुपाया सिर्फ ए ने था, बी ने नहीं छुपाया था, उससे सिर्फ डिस्कशन हुआ था प्लान का, तो बोथ लायबल, इनकरेक्ट आंसर। ओनली बी इज लायबल फॉर द ऑफेंस, छुपाया ए ने था, बी से तो प्लान डिस्कस हुआ था।
नो ऑफेंसेस कमिटेड नहीं, इसीलिए सी इनकरेक्ट आंसर होगा। और डी कह रहा है ओनली ए इज लाइबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि उसी ने छुपाया था और बी से जाके अपना प्लान डिस्कस किया था। तो हाइडिंग वाले केसेस अक्सर आपसे ओलेट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वहां पर ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस पे वीक नहीं पड़ना है, ये ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में आपका थेफ्ट की लायबिलिटी मानी जाती है। एक क्राइम में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हमने क्लास में किया, एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट और मेंस रियस मतलब गिल्टी इंटेंशन। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी क्राइम की पनिशमेंट नहीं मिलती। रिद्धि जो कि एब्सेंट थी काफी दिनों से स्कूल से, वो लाइब्रेरी जाती है और शीना की नोटबुक ले लेती है क्योंकि उसको अपने होमवर्क और नोट्स कंप्लीट करने थे। वहां पर वो शीना के लिए एक लेटर भी छोड़ के जाती है, डिसेंसी है, बिल्कुल ठीक है, कि शीना मैं आपकी बुक लेके जा रही हूँ और अगले हफ्ते आपको, सॉरी नॉट नेक्स्ट वीक, टुमारो आपको ये बुक को रिटर्न कर दूंगी। पर लेटर शीना ने नहीं पढ़ा, लेटर कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू हर और कुड नॉट बी फाउंड बाय हर। क्या रिद्धि लायबल है? तो अगर आप अब इसको सोचोगे कि एक्शन से, तो यस थेफ्ट है बिल्कुल, उसकी मर्जी के बिना उसकी बुक को ले गई है। तो एक्टस रियस तो हो रहा है इस केस में, लेकिन मेंस रिया नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से इंटेंशन उस बच्ची की प्योर है। तो इस केस में नो शी डिडंट टेक इट टू कीप इट परमानेंटली, ये कह रहा है क्योंकि परमानेंटली नहीं रखनी थी, 2 दिन के लिए लेके जाती तो थेफ्ट नहीं माना जाएगा, परमानेंटली लेके जाती तो थेफ्ट होगा। Yes, combination is done. No. Yes, she took away without permission. Incorrect answer. D आ गया करेक्ट आंसर, जो कह रहा है मेंजरिया नहीं है। No, even though she took it, but there was no malified intention or no mensria on her part. मनु एक APSRTC का बस ड्राइवर था और एक बार एक ऐसी सिचुएशन में वो आ गया, ऐसा डिलेमा वाली सिचुएशन में वो आ गया जहां पर उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं बट टू रन ओवर अ कैफे फुल ऑफ पीपल। एक कैफे पर गाड़ी चढ़ाने के अलावा, बस को चढ़ाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अवॉइड कर रहा था टेकिंग अ टर्न जिससे एक बाइकर की डेथ हो सकती थी। तो बाइकर को बचाने के लिए उसको कैफे पर चढ़ानी जरूरी थी, लेकिन इन सब चीजों में बाइकर की डेथ हो जाती है। तो क्या बस ड्राइवर की गलती है? अब अगर आप सेम चीज प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे सेम क्वेश्चन के लिए, तो एक्टस रियस है, बिल्कुल है, पर मेंस रिया यहां गायब है क्योंकि उसकी बोनाफाइड इंटेंशन थी, वो चाहता था यहां बचाना। तो क्रिमिनल लॉ में इनएविटेबल एक्सीडेंट या नेसेसिटी के डिफेंस यहां पर रियल लाइफ में अगर ऐसा सीन होता तो अप्लाई होते, और इस केस में जो मनु है उसकी लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो नॉट लाइबल कंसिडरेबल ऑप्शन, बिकॉज किलिंग अ सिंगल बाइकर इज बेटर देन किलिंग मोर पीपल इनसाइड द कैफे, नेसेसिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बस ड्राइवर इज लाइबल, इनकरेक्ट आंसर। इज लाइबल, अगेन इनकरेक्ट आंसर। ही इज नॉट लाइबल बिकॉज थ्रू हिज एक्शंस ही हैड नो मेंस रिया। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल की लाइंस के साथ अलाई कर रहा है, लीगल रीजनिंग पर बात कर रहा है। He had no mens rea to kill the biker, rather it was an unavoidable situation. That will make D the correct answer choice और A को हम incorrect में डालेंगे. Now let's understand another question. Y makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after opening the box that there were no jewels inside. Choose the appropriate answer. तो जैसा कि हम लोगों ने सेशंस में किया था कि स्टेजेस ऑफ क्राइम में फर्स्ट स्टेज होती है आपकी इंटेंशन स्टेज, दूसरी स्टेज होती है प्रिपेरेटरी स्टेज जहां पर कोई पनिशमेंट नहीं होती। इन दोनों स्टेजेस पर कोई पनिशमेंट नहीं होती, पर जैसे ही आप थर्ड स्टेज पर आते हैं दैट इज अटेम्प्ट एंड द फोर्थ वन इज एक्चुअल कमीशन। तो इस केसेस में लास्ट की दोनों स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज पर पनिशमेंट्स मिलती हैं। इवन अगर आप एक फेल्ड अटेम्प्ट लें, आप किसी को मारने गए हैं, सपोजिडली आपने किसी पर गोलियां चलाई, आपको लगा कोई इंसान सो रहा है लेकिन वहां पर तकिए बिछे थे, तो तकियों की जान लेने पर भी अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। फेल्ड अटेम्प्ट में भी लाइबिलिटी होती है। इस केसेस में चाहे बेशक ज्वेलरी बॉक्स खोला लेकिन कोई जूल्स नहीं थे तो लाइबिलिटी निकलती है। नॉट गिल्टी एंड D option states not guilty, eliminated. Y is guilty of attempt to commit theft, correct answer. Guilty of trespass, that's an incorrect answer. Therefore, B will be the correct choice. Next question कहता है every person is liable for the punishment under Indian Penal Code and not otherwise. अगर वो कोई एक्ट या ओमिशन करें जो कि प्रोविजंस में लिखी हैं,
तो उस केस में वो गिल्टी माना जाएगा अगर वो क्राइम कमिट हुआ है, अगर क्राइम कमिट हुआ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एज पर द प्रिंसिपल क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड करता है ऑन द लोकैलिटी ऑफ द ऑफेंस, कि क्राइम एग्जैक्टली कहां हुआ है। अगर इंडिया में क्राइम हुआ है तो इंडियन पीनल कोड के लॉज के हिसाब से सजा मिलेगी, और ये चीज इस पर नहीं बेस्ड है, नॉट ऑन द नेशनैलिटी और द लोकैलिटी ऑफ द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर कहां मौजूद है, ऑफेंडर कहां बैठा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन सजा मिलेगी अगर वो क्राइम इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन में, इंडिया के टेरिटरी में हुआ है। तो जेड यहां पर एक रशियन सिटीजन था जो कि रशिया में रहता था, उसने चीट करके वाई को बोला, जो कि वाई दिल्ली में सिचुएटेड था, लेटर्स और ईमेल्स और फोन कॉल्स के थ्रू, और वाई को इंड्यूस करा कि वो अपने पैसे 10 लाख रुपए का अमाउंट जेड के एजेंट्स को दे दे, दिल्ली के अंदर जो एजेंट्स दिल्ली में ही थे, ताकि ड्राई फ्रूट्स वहां से जेड उसको रशिया से भेज सके, और ड्राई फ्रूट्स लेकिन दिल्ली तक, इंडिया तक कभी नहीं पहुंचे। तो इस केस में क्या जेड पर लायबिलिटी होनी चाहिए? प्रिंसिपल के हिसाब से जो पूरा का पूरा क्राइम कमिट हुआ है वो इंडियन टेरिटरी में दिल्ली के अंदर हुआ है, चाहे बेशक जो जेड था वो यहां पर वर्क फ्रॉम होम से क्राइम कर रहा था, रशिया में बैठ के क्राइम कर रहा था। तो प्रिंसिपल के हिसाब से जेड की लायबिलिटी बिल्कुल निकलती है। On that note, offense of cheating was committed by Z within India, चाहे बेशक वो इंडिया में प्रेजेंट था या नहीं था। A will be the correct one. B कहता है offense of cheating was not committed, incorrect answer. सिर्फ Z के एजेंट्स की लाइबिलिटी निकलती है, incorrect answer. Y was also liable, बेचारे Y की क्या गलती है, वो तो विक्टिम है, यहाँ पर 10 लाख भी गए उसके, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं आए उसके, तो incorrect answer. Whoever attempts to commit a suicide and does anything towards killing himself is said to have committed an offense. तो इसका मतलब है लॉ के हिसाब से attempt to suicide is a punishable offense. सिचुएशन कहती है कि आदि का वो इंटरेस्ट नहीं था जीने में और कोई गोल्स नहीं थे लाइफ में अचीव करने के लिए, वो प्रॉपर सोता नहीं था और सोने के लिए स्लीपिंग टैबलेट्स लेता था। एक दिन उसने बहुत सारी स्लीपिंग टैबलेट्स कंज्यूम कर ली और उसको पता था कि हैवी क्वांटिटी से उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी वो हॉस्पिटलाइज्ड होके बच गया, लेकिन अटेम्प्ट तो उसने ले लिया है सुसाइड का। तो इस केस में लायबिलिटी होगी। आदि नीड्स मेंटल ट्रीटमेंट, तो मेंटल केयर की रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड है मेंटल ट्रीटमेंट या नहीं, उसके बारे में प्रिंसिपल में कोई डिस्कशन नहीं है। ही हैज नॉट कमिटेड द एनी ऑफ द ऑफेंस, गलत आंसर। He has committed attempt to suicide, that's why C will be the correct one. D कहता है आदि should have taken the sleeping tablets under the supervision of doctor, तो ये प्रिंसिपल से नहीं अलाय कर रहा, तो irrelevant choice में जाएगा। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप पर इस केस में फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस का सेक्शन लग जाता है, और अगर आप फॉल्स एविडेंस को बनाते भी अपने पास से हैं, कुछ गलत फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो फैब्रिकेटिंग द फॉल्स एविडेंस का ऑफेंस आप पे लगता है, जिसको लोग लेमन टर्म्स में फोर्जरी भी कहते हैं। तो अगर आप फर्निश करते हो, मतलब प्रोवाइड करते हो फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो वो ऑफेंस में जाएगा। डैनी सिंह एक लैंडलॉर्ड है, उसे पता था कि मर्डर हुआ है उसी की लोकेलिटी में, लेकिन वो क्या करता है, एक मैजिस्ट्रेट को गलत टेस्टिमनी देता है, गलत गवाही देता है कि यार जो एक्सीडेंट और जो डेथ हुई है, जो कि मर्डर था, उसको पता था, झूठ बोलता है कि यार वो मर्डर जो हुआ था वो मर्डर नहीं था, वो डेथ एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, क्योंकि सांप ने उस विक्टिम को काट लिया था। तो इस केस में क्योंकि उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है पर्पसफुली, डैनी सिंह इज नॉट गिल्टी, इनकरेक्ट ऑप्शन। डैनी सिंह इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस, इनकरेक्ट ऑप्शन। बी कहता है डैनी सिंह इज अ लैंडलॉर्ड, सो इट इज हिज मोनोपोली, ये उसकी मोनोपोली हो गई, तो मोनोपोली को लेके तो कोई लॉजिक नहीं है। डैनी सिंह इज लायबल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट, दैट विल मेक अनडाउटेडली सी द करेक्ट चॉइस। Every person who commits an offence in the territory of India shall be guilty within the meaning of Indian Penal Code. अगर सेम चीज है, आपने इंडिया की टेरिटरी में अगर कोई भी क्राइम किया है तो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से सजा मिलेगी। तो जो जॉन है वो सिटीजन तो है फ्रांस का, लेकिन इंडिया में आके मद्रास में उसने एक मर्डर कमिट किया, तो डेफिनेटली जॉन की कल्पेबिलिटी यहाँ पे बनती है। जॉन नॉट गिल्टी, एलिमिनेटेड। जॉन इज लाइबल बट ही कैन नॉट बी ट्राइड इन इंडिया। अरे इंडिया में जब क्राइम करा है तो इंडिया में ही ट्रायल होगा। John has to become Indian citizen first,
और उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन होगा, बिल्कुल इनकरेक्ट। तो बी बन गया अपना करेक्ट आंसर, जो कहता है जॉन गिल्टी है मर्डर के, क्योंकि चाहे बेशक वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, पर जो कमिट हुआ है क्राइम वो इंडियन टेरिटरी में हुआ है। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। दिस क्वेश्चन इज द रेपिटेशन ऑलरेडी, जो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें चीटिंग करके एक पर्सन ने अपने आप को फॉल्स ऑफिसर इंप्लीकेट किया था कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का, और एक शॉप से माइक्रोवेव अवन परचेज किया था इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो गायब हो गया, अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट किया। दैट इज वाई चीटिंग के लिए लायबिलिटी होगी। जस्ट द नेम्स आर चेंज्ड। Vimal committed cheating because he induced Kamal to be the part of microwave oven, posing as though he was the tax officer. Correct answer. Vimal committed cheating because he did not pay the subsequent installments. Vimal did not committed cheating, और none तो बिल्कुल incorrect answer में जाएगा। Theft, अगेन थेफ्ट को डिफाइन किया गया है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। अगर आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजेशन के बाहर लेते हो उसके कंसेंट के बिना, तो वो थेफ्ट में जाएगा। इस केस में शाहिद ने अपना एक वूलन कोट और अपनी वाइफ की कुछ साड़ियां ड्राई क्लीनर को दी फॉर द पर्पस ऑफ ड्राई क्लीनिंग। उसको बोला गया कि 2 दिन बाद आके वो अपने कपड़े लेके जा सकता है। जब वो 2 दिन बाद कपड़े कलेक्ट करने गया तो उसके पास प्रॉपर इनफ पैसे नहीं थे कि वो ड्राई क्लीनर को अमाउंट पे कर पाए। बट क्योंकि विंटर्स बहुत थी और उसे ठंड लग रही थी, कोट की उसको बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो चुपचाप उसने उस कोट को अपने गुड्स के साथ रख लिया। जो भी सामान वो लेके आया था शॉप में अपने साथ ही रख लिया, ताकि वो चुपचाप उसको वहां से बिना पेमेंट के लेके जा सके। तो पहली बात तो ये बता दूं, इस केस में जो बच्चे सोचेंगे कि वो अपना ही कोट चुरा रहा है तो ये थेफ्ट नहीं हो सकता, ये थेफ्ट है। हमने क्लास में भी पढ़ा था कि इस केस में अगर आप किसी का ड्यू अमाउंट चुराते हो, जो आपने गुड्स प्लेज कराए थे, किसी के पास रखवाए थे और अब आपको पैसे देने बनते हैं उस इंसान के, और वो पैसे दिए बिना अगर आप अपनी चीज को बिना पेमेंट दिए ले जाते हो, तो आप पर चोरी का ही इल्जाम लगेगा, थेफ्ट ही होगा। तो अब आप सोचेंगे उस हिसाब से तो यस, थेफ्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और कैच है। क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि उसने ये चीज अभी सोची है, अभी चुपचाप उसने गुड्स के साथ रखा है, अभी तक लेके नहीं गया है वो शॉप के बाहर, अभी तक सिर्फ उसने प्लान बनाया है। तो इस केस में थेफ्ट के लिए आंसर होगा नो, क्योंकि अभी प्लान बनाया है। हाँ, अगर वो डेफिनेटली चुपचाप कोर्ट को ले जाता बिना पेमेंट किए, तो उस केस में थेफ्ट के लिए लायबिलिटी होती, तब वो करेक्ट आंसर होता शाहिद पर। शाहिद इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, इनकरेक्ट। ही इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, प्लॉजिबल आंसर। शाहिद गिल्टी नहीं है थेफ्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है, पर उसको पेमेंट भी करनी बनती है ड्राई क्लीनर को। यस, दैट्स अ कंप्लीट आंसर, दैट विल मेक सी द करेक्ट वन। शाहिद इज नॉट गिल्टी एज इट वॉज हिज ओन कोट, तो यहां पर ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ड्यू अमाउंट चुराना चाहता है जो ड्राई क्लीनर को वो ओ करता है। तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे आप स्लैट एग्जाम की बात करें, चाहे CUL एग्जाम की बात करें, LSAT एग्जाम की बात करें। मेजरली आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जब भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए तो प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रिंसिपल से ही आपको अपने आंसर को डेसिफर करना होता है। एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी हमेशा आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है, क्योंकि एलिमिनेशन के थ्रू जितने भी इररेलेवेंट आंसर चॉइसेस हैं, आपका ये मेजर एम होना चाहिए कि उन पर ध्यान नहीं देना, इररेलेवेंट आंसर चॉइसेस को पढ़ने में नहीं टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वहीं से आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आएगी पेपर की। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए लीगल रीजनिंग के लिए, और जितना भी कंटेंट हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉ, उसको थॉरोली पढ़िए, नोट्स बनाइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओलेट एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।